हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 102 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया 1K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन? डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन सिक्योरिंग वेलफेयर ऑफ वर्कर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में पहले हमें ट्रेड यूनियन का मीनिंग बताना है, मतलब ये क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस, स्ट्रैटेजीज, अचीवमेंट्स और चैलेंजेस बताने हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स देना अच्छा होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो वर्कर्स के कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है, जैसे सैलरी, वर्किंग कंडीशंस और राइट्स। यह इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच ब्रिज का काम करता है। इंडिया में ट्रेड यूनियंस काफी पुराने हैं, स्पेशली ब्रिटिश पीरियड के बाद उनका ग्रोथ हुआ। इस आंसर में हम ट्रेड यूनियन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और वर्कर्स के वेलफेयर में उनकी रोल को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को वेब्स के मुताबिक डिफाइन किया गया है, वेज अर्नर्स की कंटिन्यूअस एसोसिएशन जो उनके वर्किंग लाइफ के कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए होती है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के हिसाब से कोई भी ग्रुप जो वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स के रिलेशन रेगुलेट करने के लिए या ट्रेड के कॉन्डक्ट पर कंडीशंस इंपोज करने के लिए बनता है, उससे ट्रेड यूनियन कहते हैं। की पॉइंट्स। वॉलंटरी ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन करता है, मेंबर्स के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स के लिए सैलरी, बेनिफिट्स और काम के आवर्स नेगोशिएट करना। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एम्प्लॉयर्स के रूल्स और लेबर लॉज को फॉलो करवाना। इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना। वेलफेयर एक्टिविटीज, मेडिकल एड, एजुकेशन और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। रिप्रेजेंटेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और पॉलिसी फोरम्स में वर्कर्स का वॉइस बनना। एग्जाम्पल, INTUC और AITUC जैसे यूनियंस ने कोल, टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं। 3. रोल इन सिक्योरिंग वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। लीगल हेल्प, वर्कर्स को लॉस जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट समझाते और अप्लाई करवाते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन और वेलफेयर स्कीम्स के लिए प्रेस करते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और लिटरेसी प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी, गवर्नमेंट के डिसीजंस और लेबर पॉलिसीज पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। केस स्टडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद वर्कर्स के लिए कंपनसेशन के लिए ट्रेड यूनियंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 4. चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस। फ्रैगमेंटेशन, ज्यादा यूनियंस होने की वजह से यूनिटी कम होती है। डिक्लाइन इन मेंबरशिप, इनफॉर्मल सेक्टर और गिग इकोनॉमी के वजह से मेंबरशिप गिर रही है। एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस, कई कंपनीज यूनियनाइजेशन को डिस्करेज करती है। चेंजिंग मार्केट, टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल वर्क पैटर्न्स ट्रेडिशनल यूनियन रोल को चैलेंज कर रहे हैं। कंक्लूजन, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बल्कि डिग्निटी और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी फाइट करते हैं। आज भी ग्लोबलाइजेशन और बदलते मार्केट के बावजूद उनका रोल इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, आउटलाइन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फैमिली के में और इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि फैमिली क्या होती है, उसके टाइप्स, रोल्स और सोसाइटी में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स और एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैमिली एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर सोसाइटी का फाउंडेशन है। यहीं पर इंसान पैदा होता है, पलता है और सोशल नॉर्म्स सीखता है।
सोशियोलॉजी में फैमिली उन लोगों का ग्रुप है जो ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन से जुड़े होते हैं और एक इमोशनल और इकोनॉमिक बॉन्ड शेयर करते हैं। इसका मेन रोल रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन और केयर देना है। मडॉक और पार्सन्स जैसे थिंकर्स ने फैमिली को एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन माना है। इस आंसर में हम फैमिली के मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। डेफिनेशन। फैमिली एक प्राइमरी सोशल ग्रुप है जहां मेंबर्स किनशिप टाइज से जुड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं। इसमें न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड, सिंगल पेरेंट जैसे फॉर्म्स आते हैं। यूनिवर्सलिटी। मडॉक के अकॉर्डिंग फैमिली हर नॉन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। स्ट्रक्चर चाहे अलग हो पर बेसिक फंक्शंस सेम होते हैं। एग्जाम्पल, ट्राइबल सोसाइटीज हो या मॉडर्न सिटीज, फैमिली हमेशा कुछ कोर रोल्स प्ले करती है। 2. की फीचर्स ऑफ फैमिली। बायोलॉजिकल और सोशल बेस। फैमिली ब्लड रिलेशन, मैरिज या एडॉप्शन पे बेस्ड होती है जो आइडेंटिटी और बिलोंगिंग देती है। लिविंग अरेंजमेंट। मेंबर्स यूजुअली एक साथ रहते हैं या स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज मेंटेन करते हैं चाहे अलग जगह हो। इमोशनल बॉन्डिंग। प्यार, केयर और प्रोटेक्शन का स्ट्रॉन्ग सेंस मेंबर्स को जोड़कर रखता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिसोर्सेज और इनकम शेयर करना फैमिली का मेजर एस्पेक्ट है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में फैमिली एक प्रोडक्शन यूनिट भी होती थी। रेगुलेटेड सेक्सुअल बिहेवियर। मैरिज फैमिली के अंदर सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करता है जिससे बच्चों की लेजिटिमेसी और सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। 3. फंक्शंस और रोल्स ऑफ फैमिली। रिप्रोडक्शन और सोशलाइजेशन। फैमिली से सोसाइटी कंटिन्यू होती है और बच्चों को वैल्यूज, नॉर्म्स और कल्चर सिखाए जाते हैं। प्रोटेक्शन और केयर। फैमिली हर मेंबर को फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। सोशल आइडेंटिटी और स्टेटस। फैमिली से है कास्ट, क्लास, रिलीजन और कभी ऑक्यूपेशन भी मिलता है। कल्चरल ट्रांसमिशन। फैमिली ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और रिचुअल्स को अगले जनरेशन तक पहुंचती है। एग्जाम्पल, इंडियन जॉइंट फैमिलीज कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करती है। न्यूक्लियर फैमिलीज इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करती है पर वैल्यूज पास ऑन करती है। 4. टाइप्स और चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिलीज। टाइप्स। न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे। जॉइंट, एक्सटेंडेड फैमिली, मल्टीपल जनरेशंस एक साथ। सिंगल पेरेंट, ब्लेंडेड फैमिलीज। अर्बन एरियाज में कॉमन हो रही है। चेंज। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और एजुकेशन ने फैमिली स्ट्रक्चर्स को चेंज किया है। वुमेन एजुकेशन, माइग्रेशन और टेक्नोलॉजी ने रोल्स रीडिफाइन किए हैं पर को फंक्शन सेम है। केस स्टडी। इंडिया में जॉइंट फैमिलीज कम हो रही है पर इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट बॉन्ड्स अभी भी स्ट्रांग होते हैं। कंक्लूजन। फैमिली हमेशा सोसाइटी का मैं पिलर रही है। बायोलॉजिकल टाइज, इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक हेल्प और कल्चर को पास करना इसके मेन फीचर्स है। टाइम के साथ फॉर्म्स बदले हैं पर फैमिली की इंपॉर्टेंस सेम है। ये इंसान को नर्चर करती है और गाइड करती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the condition of women labor in informal economy in India. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें बताने के लिए कह रहा है कि इंडिया के इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की क्या स्थिति है। हमें यह समझाना है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, महिलाएं कैसे इसमें शामिल होती है, उनके समस्याएं जैसे कम तनख्वाह, सुरक्षा की कमी, शोषण और क्या सोशल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इकोनॉमी या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो सरकारी नियमों के तहत रजिस्टर नहीं होता और जहां टैक्स या लेबर लॉज लागू नहीं होते। इसमें डोमेस्टिक काम, स्ट्रीट वेंडिंग, खेती, कंस्ट्रक्शन, घर से छोटे काम सब आते हैं। भारत में गरीबी, शिक्षा की कमी और फॉर्मल जॉब्स की कमी के कारण ज्यादा महिलाएं इस सेक्टर में काम करती है। उनका काम अक्सर अनरिकॉग्नाइज्ड होता है और उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। इस जवाब में हम महिलाओं के इनफॉर्मल इकोनॉमी में स्थिति को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इनफॉर्मल इकोनॉमी और महिलाओं की भागीदारी। डेफिनेशन और नेचर। इनफॉर्मल इकोनॉमी में छोटे, अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस, डेली वेज काम और घर से काम करना शामिल होता है। यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स या बेनिफिट्स नहीं मिलते। महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया की 90% से ज्यादा महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। डोमेस्टिक हेल्प, खेती मजदूर, बीड़ी बनाने वाली या स्ट्रीट वेंडर जैसे काम ज्यादा है।
रीजंस फॉर पार्टिसिपेशन, जेंडर भेदभाव, कम शिक्षा, घर के जिम्मेदारियां और फॉर्मल जॉब की कमी महिलाओं को इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ धकेलती है। 2. महिलाओं के लिए चैलेंजेस और वर्किंग कंडीशंस, लो वेजेस और इनकम इनसिक्योरिटी। महिलाओं को अक्सर पुरुषों से कम तनख्वाह मिलती है। डेली वेज और सीजनल काम होने की वजह से इनकम अनस्टेबल होती है। सोशल सिक्योरिटी की कमी, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव या पेंशन जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। बीमारी या प्रेगनेंसी में मुश्किलें बढ़ जाती है। अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, काम की जगह अक्सर अनसेफ या अनहाइजीनिक होती है। स्ट्रीट वेंडर्स को हरेसमेंट होता है। घर से काम करने वाली महिलाओं को लंबी आवर्स काम करना पड़ता है बिना पहचान के। एक्सप्लॉयटेशन और हरेसमेंट, डोमेस्टिक वर्कर्स और खेती मजदूर को अक्सर अब्यूज और शोषण झेलना पड़ता है क्योंकि रेगुलेशन कम है। 3. सामाजिक और आर्थिक असर, डबल बर्डन, महिलाओं को घर के अनपेड काम के साथ वेज वर्क भी करना पड़ता है जो स्ट्रेस बढ़ता है। स्किल डेवलपमेंट की कमी, इनफॉर्मल जॉब्स ट्रेनिंग या स्किल एनहांसमेंट नहीं देते, इसलिए महिलाएं लो पेइंग काम में ही सीमित रहती है। जेंडर इनइक्वालिटी, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा होने से महिलाओं की आर्थिक आजादी और जेंडर गैप कम नहीं होता। केस एग्जाम्पल, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन गुजरात में महिलाओं के हकों के लिए काम करती है और उनकी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करती है। 4. सुधार के लिए कदम, सरकारी इनिशिएटिव्स, पीएम श्रम योगी मानधन जैसे स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी कोड्स और मैटरनिटी बेनिफिट लॉज लाए गए हैं, पर कवरेज अभी भी कम है। एनजीओ और यूनियन एफर्ट्स, सेवा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस महिलाओं को ऑर्गेनाइज करके उनके लिए माइक्रो फाइनेंस, हेल्थ केयर और कानूनी मदद देती है। रिकमेंडेशंस, शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना और महिलाओं को कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। कंक्लूजन, महिलाएं इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर का बैकबोन है, लेकिन उनका काम अंडरवैल्यूड है और उनके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते। कम तनख्वाह, इनसिक्योरिटी और शोषण उनके रोजमर्रा के इश्यूज हैं। सरकार, एनजीओएस और समाज को मिलकर एजुकेशन, पॉलिसी और अवेयरनेस के जरिए उनका स्टेटस सुधारना होगा। यह इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What is an ethnic group? Outline its main characteristics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एथनिक ग्रुप का मतलब समझाना है और बताना है कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब, एक ग्रुप को एथनिक ग्रुप बनाता क्या है, जैसे कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, आइडेंटिटी और एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। एथनिक ग्रुप का मतलब है एक ऐसा सामाजिक ग्रुप जिसमें मेंबर्स एक जैसे कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, रिलीजन, एंसेस्ट्री और आइडेंटिटी शेयर करते हैं। यह ग्रुप अक्सर अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और ट्रेडिशंस पर बेस्ड होता है। सोशियोलॉजी में एथनिसिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमें बताता है कि सोसाइटीज में डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी कैसे बनती है। बहुत सोशियोलॉजिस्ट्स ने एथनिक ग्रुप्स को समझने की कोशिश की है, जैसे मैक्स वेबर, जो कहते हैं कि एथनिसिटी अक्सर एक सब्जेक्टिव बिलीफ होता है। मेन बॉडी। 1. एथनिक ग्रुप का मतलब और डेफिनेशन। एथनिक ग्रुप एक ऐसा कम्युनिटी होता है जो लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशंस और एंसेस्ट्री शेयर करता है। मैक्स वेबर कहता है कि एथनिसिटी एक बिलीफ है कि मेंबर्स का कॉमन ओरिजिन है, चाहे ये हिस्टोरिकली सही हो या नहीं। दूसरे ग्रुप से फर्क यह है कि एथनिक आइडेंटिटी डीपली कल्चर और बिलोंगिंग से जुड़ी होती है। 2. एथनिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स। ए. शेयर्ड कल्चर और ट्रेडिशंस। मेंबर्स के कस्टम्स, रिचुअल्स, वैल्यूज और नॉर्म्स सिमिलर होते हैं जो उनको दूसरे ग्रुप से अलग बनाते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया के भील और संथाल ट्राइबल ग्रुप्स के यूनिक कस्टम्स। बी. कॉमन लैंग्वेज। शेयर्ड लैंग्वेज या डायलेक्ट से आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है और कम्युनिकेशन ईजी होती है। एग्जाम्पल, तमिल कम्युनिटी का तमिल लैंग्वेज आइडेंटिटी मार्कर है। सी. शेयर्ड रिलीजन या बिलीफ्स। रिलीजन अक्सर मेंबर्स को एक साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल, पारसी कम्युनिटी ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म फॉलो करती है जो उनको यूनिक बनाता है। डी. शेयर्ड हिस्ट्री और एंसेस्ट्री। एथनिक ग्रुप्स अक्सर अपनी ओरिजिन एक कॉमन लिनिएज या हिस्टोरिकल इवेंट से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, जूइश कम्युनिटी अपनी माइग्रेशन और स्ट्रगल की कहानी शेयर करती है। ए. ग्रुप सॉलिडारिटी और आइडेंटिटी। मेंबर्स के बीच बिलोंगिंगनेस और प्राइड स्ट्रॉन्ग होती है। एथनिक आइडेंटिटी मेंबर्स को सिक्योरिटी और रिकॉग्निशन देती है। एफ. टेरिटोरियल या रीजनल लिंक।
कुछ एथनिक ग्रुप स्पेसिफिक एरियाज से जुड़े होते हैं, जैसे नागास नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 3. सोसाइटी में एथनिक ग्रुप्स का रोल। यह ग्रुप्स कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, आइडेंटिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी एथनिक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स का सोर्स भी बन सकता है। 4. कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स और रेलेवेंस। इंडिया में एथनिक ग्रुप्स जैसे गोरखास, नागास और मिजो स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी दिखाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे कर्ड्स या अफ्रीकन एथनिक ग्रुप्स एथनिसिटी के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के टाइम पे एथनिसिटी रिवाइव हो रही है और इंटीग्रेट भी हो रही है। कंक्लूजन, एथनिक ग्रुप्स सोसाइटीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कल्चरल आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं। ये लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं, पर कभी कभी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर देते हैं। इनके फीचर समझने से हमें सोसाइटीज के चैलेंजेस और कल्चरल रिचनेस को समझने में मदद मिलती है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।